उतनी बिजनेस की मेरी समझ नहीं थी। हिंदी मीडियम में पढ़े हुए थे। आपको नो बहुत सुनने को मिलता है। स्टोरी मुझे बहुत दिल के करीब है। मैं जीरो पे आ गया था। क्यों बेटा झूठ बोल सकता है, डाटा झूठ नहीं बोल सकता है। अनुमान हर एक के अंदर होता है। बेहतर नहीं हो रहे तो बदतर हो रहे हैं। Hello, everyone, and welcome to Money Moves, powered by the Indian Council for Entrepreneurship and Innovation. This is the podcast where we go beyond balance sheets and business headlines to uncover the real stories, powerful strategies, and winning mindsets behind the extraordinary entrepreneurial success. हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की एक कहानी होती है। कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज इनहेरिट करते हैं और कुछ लोग अपने अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करते हैं। आज के हमारे गेस्ट की जर्नी एग्जैक्टली इसी बात का प्रूफ है कि योर बैकग्राउंड नेवर डिसाइड्स योर फ्यूचर, योर माइंडसेट डज। Imagine someone with no business exposure, Hindi medium education, a humble family background, and very limited resources, who eventually builds organization generating over 350 crores in annual turnover, creates employment for nearly 800 people, and positively impacts hundreds of families. Joining us today is Mr. Vikrant Kumar Ketan, Managing Director of Sri Astalakshmi Spinning Mills Private Limited, Agarwal Engineering and Pressing Private Limited, and Salaso Balaji Industries. आज हम बात करेंगे उनके extraordinary journey के बारे में, how he transformed his mindset, scaled a business from 10 lakhs to 350 crores, the leadership reasons behind managing hundreds of people, और क्यों वो कहता है success is not about managing your time, it's about managing your mind. Vikrant sir, welcome to Money Moves. It's an absolute pleasure to have us with you. थैंक यू मुझे आपको यहाँ पे बुलाने के लिए। थैंक यू। हम ऑनर्स टू बी हियर एंड आपसे बात करने के लिए। Sir, today people know you as a 350 crore business का leader. सक्सेस मिलने से पहले असल में विक्रांत कुमार केतन कौन थे? आपका अर्ली लाइफ और बचपन के बारे में कुछ बता दीजिए हमें। एक्चुअली मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी बहुत ही नॉर्मल हुई थी। मैं कोई बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आता था और मेरा एजुकेशन भी जो हुआ था वो बहुत एवरेज हुआ था, जो कि हिंदी मीडियम में पढ़े हुए थे हम। और मुझे उस टाइम पे जिस स्कूल में पढ़ता था उसके साधन और नॉलेज भी लिमिटेड था। तो मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो ये आप मान के चलिए कि लिमिट संसाधन और लिमिट इससे परिवार से हुआ था। सो जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे उतना एजुकेशन का भी कोई स्कोप नहीं था। आदिलाबाद में था और उस टाइम पे स्कूलिंग भी अच्छी नहीं थी। और मैं अपने परिवार भी साधारण परिवार से, तो कोई बड़े उद्योगपति से नहीं थी। लेकिन मेरे इसमें परिवार में एक खासियत अच्छी थी। मेरे भाई और मेरे पिताजी ने उन्होंने पूरा हम्बल रहना सिखाया। उन्होंने जो संस्कार दिए हैं, हम्बल रहना, फिर आपका वैल्यूज़ को रखना, डिसिप्लिन रखना, लेकिन ये मुझे काफ़ी अपने बैकग्राउंड में काफ़ी हेल्प करें। बिजनेस सक्सेस मिलने से पहले आप क्या करते थे? सक्सेस बिजनेस करने से पहले ये हुआ था कि जैसे मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अपने बिजनेस में आया। तो लेकिन उतनी बिजनेस की मेरी समझ नहीं थी। उस टाइम पे मुझे बिजनेस क्या होते हैं, नॉर्म्स क्या होते हैं, क्योंकि जो भी स्कूलिंग और कॉलेज जो मुझे नॉलेज मिला वो लिमिटेड था। सो मुझे कोई बिजनेस की कोई समझ नहीं थी, कोई आइडिया नहीं थी, कोई टर्म्स नहीं समझता था। बस इतना मालूम था कि आपको कुछ लेना है, कुछ बेचना है। सो वो टर्मिनोलॉजी उतनी शुरुआती मेरे जो जीवन में बिजनेस आने से पहले मेरी समझ उतनी थी। फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को अपग्रेड किया। सर, हर सक्सेसफुल जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट रहती है। तो आपके लाइफ में बिजनेस के शुरुआती दिनों में एक ऐसा कौन सी मोमेंट था जब आपने डिसाइड किया अभी अब मेरे लाइफ में, मेरे बिजनेस में चेंज लाना ही पड़ेगा? एक्चुअली क्या था कि मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आज से 15 साल पहले आया था। तब मुझे ये लगा कि परिस्थिति के हिसाब से डिसीजन लेने की बजाय
क्यों ना मैं ऐसी परिस्थिति करूं जो मुझे अनुकूल हो, क्योंकि मैं दो राह में था। मैं दो राह में था कि कौन सा रास्ता मैं चुनूं, कि आगे ये सोच लूं कि अपने आप को अपग्रेड करूं, अपने आप की सोच को अपग्रेड करूं, या फिर जैसे जा रहा है वैसे चल रहा है। क्योंकि जैसे चल रहा हूँ उससे मैं संतुष्ट नहीं था। मुझे अंदर से स्पार्क आया कि कुछ ना कुछ मुझे करना चाहिए, कुछ ना कुछ मुझे डिसीजन लेना चाहिए, कुछ ना कुछ मुझे आगे बढ़ना चाहिए। सो वो हिसाब से मेरा एक ये टर्निंग पॉइंट था। स्पेशली मेरा टर्निंग पॉइंट कब रहा कि मैंने थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा था, आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह से, इससे मैंने जुड़ा। तो मेरे अंदर की कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी तो सब में होती है, हनुमान हर एक के अंदर होता है, लेकिन कोई ना कोई चाहिए कि उसको जामवंत, कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हैं, कोई बताने वाला चाहिए था। सो उस टाइम पे मुझे एक मेडिटेशन कोर्स, स्पिरिचुअल कोर्स में मुझे ये मिला है कि आप कर सकते हैं। और मैंने भी ये करा कि सब जब दूसरे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता है। आप अभी अपग्रेड करके एक वर्ड यूज़ किया ना, तो आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को माइंडसेट सॉफ्टवेयर अपग्रेड कहते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो बिजनेस शुरू करने से पहले और बिजनेस शुरू करने के बाद आप अभी 350 करोड़ का बिजनेस चला रहा है, उसमें आपके लाइफ में जो क्या क्वालिटी है जो बदला है? देखिए, मेरी सोचना था कि अगर आप इफ़ यू नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग, आप बेहतर नहीं हो रहे तो बदतर हो रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि ये मेरा माइंडसेट तैयार था कि मुझे हर दिन एक नया चाहिए, हर दिन मेरे लिए ज़िंदगी का एक नया दिन होना चाहिए। सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर अपग्रेडिंग का मेरे ध्यान में ये आया था कि आई थिंक 2000, 2002, 2003, 2004 में मोबाइल आया था, और हर साल अब मोबाइल अपग्रेड हो रहा है। आजकल हर 5-6 महीने में सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाता है। अगर अपग्रेड नहीं होता तो फिर आप मार्केट के अंदर मोबाइल का कोई कंपनी भी नहीं होती। इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्लैकबेरी है, नोकिया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मेरे ये भी थी, मैंने ये सोचा भाई जैसा मोबाइल है वैसे ही हर आदमी का हार्डवेयर तो एक ही है। जैसे इस दुनिया में जितने भी है सबका हार्डवेयर है, 2 आँख, 2 नाक, एक मुंह, सब ऑलमोस्ट 2 हाथ, 2 पैर सब है। बस फ़र्क ये है कि आपका सारे का आदमी की सोचने की माइंडसेट या सोचने की क्षमता अलग अलग है। क्योंकि जिसकी जितनी सोचने की, आदमी वहाँ तक ही पहुँच सकता है जहाँ तक वो सोच सकता है। सो अगर आप सोचने की आपकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। क्योंकि पर्सनालिटी से ज़्यादा, आपकी सोच से ज़्यादा आपको कुछ पैसा नहीं मिलता है। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका हार्डवेयर एक ही है, खाली भगवान ने सॉफ्टवेयर अपने आप को डेवलप करने के लिए भेजा है। सो मेरा ये थॉट प्रोसेस आया कि भाई क्यों ना अपने आप को, क्योंकि क्या है, मेरी एक सोच भी बहुत अच्छी, मेरे दिमाग में एक बात आई थी, अगर समय के हिसाब से आप नहीं बदलेंगे थे और समय ने आपको बदला तो बहुत तकलीफ होएगी। तो आपको समय से के साथ बदलते रहिए, अपने आप को अपग्रेड कर दीजिए। ये मेरा थॉट प्रोसेस से मुझे काफ़ी लाइफ में सक्सेस होने का मेन रीज़न ये था। आजकल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर्स, अगर उसके माइंड में आपको एक सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंस्टॉल करना है तो वो क्या रहेगा? इसके लिए मुझे सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए मैं ये बोलूँगा कि इनको 3 आई पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले आई रहेगा कि इंटरेस्ट पहले ही पैदा किया। इंटरेस्ट ऐसी चीज़ है कोई भी सब्जेक्ट के बारे में जो पहला कदम होता है। अगर आपको जिस चीज़ में फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, अगर उसके अंदर आप काम करेंगे तो आप सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। पहला कदम, आपकी फर्स्ट स्टेप जो आता है वो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें आप सबसे पहले आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। सेकंड आना चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। जो सब्जेक्ट के बारे में चाहिए वो आपको पूरा गैदर करना चाहिए, सब लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी दिशा और दशा चेंज करती हैं। लेकिन अनुभव होने के बाद और इंटरेस्ट होने के बाद और इन्फॉर्मेशन होने के बाद, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए डिसीजन लेने के लिए क्योंकि बेटा झूठ बोल सकता है, डाटा झूठ नहीं बोल सकता है। सो इन्फॉर्मेशन, कोई भी सब्जेक्ट बिजनेस लाने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि बिना इंटरेस्ट और इन्फॉर्मेशन आपके पास है, अगर आप प्रॉपर वे से आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते तो आप पूरे जीरो हो सकते हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये 3 आई होने के साथ आप टाइम के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड कीजिए, टाइम के हिसाब से आप चलिए, और जो नई चीज़ आ रही है, जो नई चीज़ आ रही है उसको आप सीखिए। स्किल की मेरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या, स्किल विल बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अगर आपके पास स्किल विल है और फिर बाद में स्किल है तो आप सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस और पोटेंशियल आपके स्किल और विल के ऊपर ही डिपेंड करेगा। सर, आपका 3 बिजनेसेस है, प्राइवेट लिमिटेड और इंडस्ट्रीज। बिजनेस के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा बिजनेस जनरली क्या है,
मोस्टली बिजनेस जो रहते हैं जो रोटी कपड़ा मकान से रिलेटेड रहते हैं। मेरा बिजनेस इसमें कपड़े का समझ लीजिए, जिसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है, जिनिंग होता है, स्पिनिंग होता है और फैब्रिक होता है। उसके बाद में फैशन होता है, स्टिचिंग होता है, फिर फैशन होता है, फिर मार्केट में आता है। सो ये टेक्सटाइल में जो शुरुआती होती हैं उसमें मेरा एक बिजनेस है, जिनिंग है, जिसमें हम कॉटन और सीड को अलग अलग करते हैं। फिर वो हम स्पिनिंग में जाते हैं, जिसके थ्रेड्स और धागा बनता है और जो कि कॉटन यार्न है, और वो फिर हम वीवर को कंज्यूमर को बेचते हैं। सालेसर बालाजी ये है एक एक्सपोर्ट हाउस है और ट्रेडिंग फर्म है, जिसे हम सब जहाँ रिक्वायरमेंट, जैसे कि गैप सप्लाई ऑफ गैप चेंज हम कंप्लीट करते हैं। जो स्पिनिंग मिल ऑल ओवर इंडिया में जो पहुँच नहीं सकते, जहाँ पे फैक्ट्री होती है, वो गैप को हम फिलअप करते हैं। उनको बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस पे और राइट टाइम पे डिलीवरी देने का काम करती है, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये टेक्सटाइल बहुत बड़ा बिजनेस है। तो लेकिन इसमें गैप्स पे काफ़ी है, वो गैप को अंडरस्टैंड करके सालासर बालाजी इंडस्ट्रीज राइट प्राइस पे, राइट टाइम पे, राइट क्वालिटी, ताकि हमारा ये है कि बिजनेस सालासर बालाजी इंडस्ट्रीज का ये है कि यू गो वी ग्रो। सो हम उनकी ग्रो में हम मदद करते हैं। अर्ली लाइफ में आपके जो सोच थे, जो बिलीफ थे, वो कुछ है क्या जो आपको साइलेंटली रोक रहे थे आगे बढ़ने के लिए? जी, सबसे बड़े बहुत कुछ ऐसे मिथ्य थे, बहुत ऐसे माइंडसेट थे कि आप, क्योंकि क्या होता है मालूम है, मैंने ये नोटिस किया है अपनी लाइफ से लेके 18 एज तक और 20 एज तक मैंने सब बैठा था, पढ़ रहा था। आपको नो बहुत सुनने को मिलता है, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए। तो माइंडसेट में क्या है, ब्लॉकेज में डिसीजन लेने पे काफ़ी इफेक्ट होता था, क्योंकि नेगेटिविटी माइंडसेट काफ़ी थी। मैंने एक बार अंदाजा लगाया था कि एक बार पढ़ा था भाई कितना लोगों का मिथ्य है। ये कोई नहीं बोलता कि आप ये कीजिए, ये सब बोलते कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये उसका ऑप्शन नहीं देते कि आप ये करिए, वो करिए। सो डेफिनेटली मेरी माइंड में नेगेटिविटी काफ़ी थी, क्योंकि जो मैं बैकग्राउंड से आता था, सो वो बैकग्राउंड में ये था कि भाई आप कुछ कर नहीं सकते, सक्सेस नहीं हो सकते, आपका कुछ आप बैकग्राउंड बहुत जीरो है, आपका एजुकेशन बहुत जीरो है, आपको इंग्लिश नहीं आती है हिंदी मीडियम से पढ़ने की वजह से, तो आप किसी से बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारे मिथ, बाउंड्रीज, लिमिटेशन हो गए थे मेरे माइंड्स के अंदर। आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से एक स्मॉल टाउन एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट क्या है? एक चाहिए थी, लर्निंग की भूख चाहिए थी। अगर आप, जब तक आप लर्निंग की भूख नहीं रहेगी तब तक आप ये नहीं हो सकते हैं। स्पेशली आपको लर्निंग की भूख हर फील्ड में होना चाहिए, आपके बिजनेस के बारे में, जो मार्केट में चल रहे हैं उसके बारे में, दूसरा स्पिरिचुअल के बारे में, क्योंकि स्पिरिचुअल में आपको दिशा और दशा देना देते हैं। क्योंकि आपको उसकी तरह स्पिरिचुअल में मैंने खासियत एक चीज़ देखी है कि आपका पर्पस क्या है वो आपको मालूम हो जाता है अंदर से। दूसरा ये बात हो कि आपका मन बहुत शांत हो जाता है। तीसरा आप में पेशेंस तो आ ही जाता है, सुनने की कैपेसिटी आपकी ज़्यादा ही आती है। सो एक तो ये फैक्टर मैं बोल सकता हूँ अपनी लाइफ में वो चेंज किया है, वो स्पिरिचुअल नॉलेज ही चेंज किया है। दूसरा ये मैं बोल सकता हूँ कि आपको सबसे बड़ी ये रहना चाहिए कि मेरा पर्पस क्या है। स्पिरिचुअल ये बताता है कि मेरा पर्पस इस लाइफ में क्यों आया है, तो आपको उससे गोल मिल जाता है। जब आपको इस पर्पस का आंसर मिल जाता है कि मेरा गोल क्या है और मेरा रोल क्या है, तो आप अगर वो आपको फिर सेकंड पता करने के बाद फिर तीसरा आपका आती है कि मुझे कोई चीज़ चाहिए नहीं, मुझे चाहिए ही चाहिए। कोई भी चीज़ जो जिस चीज़ के लिए बारे में मेरा गोल्स सेट कर रहा हूँ, जो मुझे चाहिए, वो मुझे इच्छा नहीं इरादा चाहिए। इच्छाएं तो बदलती रहती है लेकिन इरादा हमेशा एक ही रहता है। सो मेरे कहने का मतलब आपका इरादा रखिए, सोच अच्छी रखिए और आप हमेशा लर्निंग की भूख रखें, तो आप डेफिनेटली नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकते हैं। सर, आप 10 एम्प्लॉय से शुरू करके अभी आपका बिजनेस 800 एम्प्लॉयज़ को फैमिली और लाइफ दे रहे हैं। ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी है बाय द वे। इस ग्रोथ के दौरान लीडरशिप में वैसे क्या बड़े लेसन्स है आपके पास? एक्चुअली लीडरशिप का मेन मतलब है कि आपके अंदर का इम्पैक्ट की बजाय आप दूसरों सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट दे सकें। मेरा पर्पस ये नहीं था, मेन पर्पस मोटिव
मनी बिजनेस से नहीं, मेरा माइंडसेट नहीं था। मेरा माइंडसेट था कि लोगों को वैल्यू एडिशन कैसे करूं, उनकी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट करूं और मैं कैसे उनको बेटर कर सकूं। क्योंकि मेरा ये सोचना था कि अगर मैं जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करूंगा उतनी मेरी लाइफ का सक्सेस पर्पस सॉल्व होएगा। और डेफिनेटली लीडर्स का काम है लोगों को आगे रखना और खुद पीछे रहना। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरी लीडरशिप में मेरा माइंडसेट ये है कि फेलियर आप लो और सक्सेस आपकी टीम को दो, तभी आपकी टीम दिल से काम करेगी। और डेफिनेटली लीडरशिप को हमेशा फेलियर एक्सेप्ट करना चाहिए और सक्सेस दूसरों को देना चाहिए, क्योंकि सक्सेस होने का मेन रीज़न आता है लोगों की मेहनत और फेलियर होने का मेन रीज़न आता है आपके गलत डिसीजंस। सो ये मेरा लीडरशिप का मेरा माइंडसेट था। आप आर्ट ऑफ लिविंग स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये बिजनेस में दिक्कतें शुरू होने के बाद आप स्पिरिचुअलिटी पे आए हैं या आपका स्पिरिचुअलिटी का जर्नी क्या है इस बिजनेस में? स्पिरिचुअलिटी का जर्नी ऐसा हुआ था कि मुझे थोड़ा बहुत शौक वीडियोस देख के यूट्यूब आ चुका था। और फिर सडनली मुझे ये बोला गया कि भाई मुझे थोड़ा थोड़ा मैं स्पिरिचुअल की तरफ आया। तो एक बार मुझे किसी ने बोला कि भाई यहाँ पे आदिलाबाद में कोई कोर्स हो रहा है आर्ट ऑफ लिविंग का। सो मैंने जाके वहाँ पे देखा, मैंने सुदर्शन क्रिया की और मैंने मेडिटेशन दिखा। तो मुझे ऐसा लगा कि अंदर अपने यहाँ से कुछ चेंजेस हो रहे हैं। मुझे ये लगा कि कोई मुझे मिल गया है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है, बस आपको जगाने की बारी है। सो उसी टाइम से मैंने फिर अष्टवक्र गीता पढ़ा, भगवत गीता पढ़ा और मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट किया विज्ञान भैरव, काफ़ी इम्पैक्ट किया। वो विज्ञान भैरव में 112 टेक्निक्स हैं जो शिव जी ने पार्वती को दी थी। अगर आप वो टेक्निक्स में 5-10% भी कोई कर लेता है तो आपकी लाइफ में पूरे चेंज हो जाती है, क्योंकि उसमें धैर्य, पेशेंस काफ़ी आता है। और आपके जो भी सभी के अंदर भगवान ने सब सेम बनाया है। इस धरती पे भगवान ने किसी से पार्शलिटी नहीं करी है कि एक को कम एक को ज़्यादा दूं। हाँ, ये जरूर दिया है कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को ये करने के लिए आपको करना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड आपको करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को आपको करना पड़ेगा। उस स्पिरिचुअलिटी से मुझे काफ़ी चेंजेस मिला। मुझे अंदर की जो भी मेरी प्रतिभा या मेरी प्रतिभाएं वगैरह दबी हुई थी, जो क्या नेगेटिविटी मेरे माइंडसेट लो था, क्योंकि मेरा मानना था कि छोटी सोच और पैर की मोच आगे बढ़ने नहीं देती। जो मेरी छोटी सोच से बड़ी सोच में मेन ट्रांसफ़र करने का काम स्पिरिचुअल जर्नी मुझे की। और इससे मैं पहले किसी के से भी बात करने में बहुत हिचकता था, लेकिन अभी मेरा कम्युनिकेशन स्किल ऐसा हो चुका है कि मैं आज 50,000 अभी ऑडियंस है, 30,000 ऑडियंस है, 40,000 ऑडियंस है, तो मैं बात कर सकता हूँ। ये कैपेबिलिटी मेरे को स्पिरिचुअल से आई, क्योंकि आपका जो माइंड को फिल्टर डिक्लींजिंग करते हैं ना, तो वो आपका माइंड ही कर सकता है। सो मेरा डेफिनेटली बात काफ़ी बड़ा हाथ रहा है मेरा इससे। सर, हर एक सक्सेसफुल जर्नी में सेटबैक्स रहते हैं, तो आपके पूरे बिजनेस के जर्नी में कोई ऐसा एक फेल्यूर है जो आप हमसे शेयर करते हैं जो आपके पूरा लीडरशिप स्टाइल को चेंज कर दिया? काफ़ी है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था बहुत मेरा पहले की जर्नी, जो मेरा पहले का माइंडसेट था वो उतना नहीं था। सो डिसीजंस लेने के लिए मेरे पास समझ नहीं थी, लेकिन ऐसे कई बिजनेस लॉसेस हुए, सेटबैक्स हुए जो मेरी नासमझ की वजह से हुए, जिसमें मेरे को काफ़ी जो ग्रोथ हुआ था वापस से जीरो लेके आया, फिर इम्प्रूव हुआ, फिर जीरो लेके आया। कई फाइनेंशियल लॉसेस हुए, कई मुझे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी मिस हुए, लेकिन अल्टीमेटली काफ़ी जो सेटबैक थे, लेकिन उससे मैंने सीखा है। सेटबैक से मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि भाई यहाँ दुनिया ख़त्म हुई। जहाँ सेटबैक से जीरो हुई, वहाँ से मुझे ऐसा लगा अभी नई जर्नी शुरू हुई है। वैसा कोई मोमेंट है जब आपको लगा कि बिजनेस बस ग्रो नहीं हो रहा है, अभी ये बड़ा इंस्टीट्यूशन बन गया है? नहीं, ये मैं नहीं बोलूँगा कि ग्रो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे अपने आप को हर दिन सीखने की भूख है। सो मेरी जर्नी क्या है, मैं कभी भी यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे रुकने के लिए नहीं, यहाँ से आगे जाने के लिए हूँ। तो यहाँ से आगे जाने के लिए मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि ये ख़त्म है, यहाँ से शुरुआत है, क्योंकि हर दिन नया है, क्योंकि सांसें लिमिटेड है, जीवन लिमिटेड है। सो हर दिन को, हर मोमेंट को
सीखते रहें, लर्निंग करते रहें। मैं हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। हर आदमी एक मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हिंदुस्तान में करीबन 1,60,00,000 है, दुनिया में करीबन 800 करोड़ पॉपुलेशन है, हिंदुस्तान में 140-50 करोड़ पॉपुलेशन है। मेरे हर आदमी से मेरे सीखने की कुछ ना कुछ सीखता हूँ मैं। सो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे रुकने के लिए नहीं, आगे जाने के लिए आया हूँ। 10 लाख से 350 करोड़ का बिजनेस बनाने पूरा प्रोसेस में सबसे बड़ा चैलेंजिंग फेज क्या था? सिस्टम, पीपल, फाइनेंसेस या फिर डिसीजन मेकिंग? सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था, जो मुझे लगता है मेरा माइंडसेट है। अगर मेरा माइंडसेट सबसे पहले, क्योंकि आपको आपकी लाइफ ड्राइव जो करती है आपका माइंडसेट ही करती है, आपकी सोच करती है। सो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए जो सबसे सक्सेसफुल रहा, सबसे ज़्यादा रहा, तो वो मेरा माइंडसेट है, मेरी सोच यही। फिर सोच अगर सही रही तो फिर सिस्टम, फाइनेंस वगैरह, डेफिनेटली सिस्टम में सेकंड को रखूँगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस, बड़ा बिजनेस सिस्टम से चलता है और कल्चर से चलता है। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, कल्चर नहीं है, फिर आपके फाइनेंस मैनेजमेंट से चलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये कहूँगा कि माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ बेसिक स्टेप ऑफ यू। आप वहाँ तक ही पहुँच सकते हैं जहाँ तक आप सोच सकते हैं। दुनिया में आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच से ज़्यादा आपको पैसा कभी दुनिया में भगवान नहीं देता है। भगवान बोल रहा है आपको इस पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटी है, आप भगवान बोल रहा है कि और दुनिया में पैसा भरपूर पड़ा है, बट आपकी कैपेसिटी, आपकी माइंडसेट रहना चाहिए कि आपकी उसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके और ले सके और संभाल सके और ग्रो कर सके। सो सारी कहानी मेरे माइंडसेट की, मैं सोचता हूँ। जब बिजनेस छोटा होता है तब फाउंडर हर चीज़ पर्सनली हैंडल करता है, तो आप इस बड़ा बिजनेस में सिस्टम्स और डेलीगेशन सिस्टम कैसे बिल्ड किया आपने? सिस्टम और डेलीगेशन में मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी आप छोटा बिजनेस है तो हर चीज़ आप कर सकते हैं। अगर आप सपोज 1 आदमी और 3 आदमी, तो हर चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन बड़ा आदमी आप अगर बनना है तो आपको कम से कम नहीं, एक टीम होना चाहिए। मैं 3 पे फोकस करता हूँ: टीम, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास टीम नहीं हो तो आप बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं कर सकते तो बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, और आप ट्रेनिंग नहीं दे सकती तो आप बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। सो आपको हर डिपार्टमेंट में हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी रखना पड़ेगा, डेलीकेट करना पड़ेगा। इसमें मैं बोलता हूँ 4D इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले डिसीजन लेना है, डेलीकेट करना है, डिफर करना है। कोई बिजनेस, कोई काम आपको नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके हाथ में किसी के, आपके कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं 4D, तो जो आप नहीं कर सकते डिसीजन ले, तो आपको एक्सपर्ट के पास डम कर देना है, तो वो आपको ले सकता है। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम्स के बिना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। छोटा बिजनेस कर सकते हो, लेकिन छोटे बिजनेस में भी आपको सिस्टम चाहिए। तो सिस्टम के बिना इंपॉर्टेंट है। मेरे को सिस्टम के साथ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल्चर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल्चर क्या मैजिक करता है। कल्चर आपके पास अगर नहीं, माइंडसेट के साथ आपके पास माइंडसेट नहीं है, कल्चर भी होना जरूरी है। आपके सोच के साथ, सिस्टम के साथ अगर कल्चर, गुड कल्चर रहा, आप सक्सेस हो सकते हैं। जब एक बिजनेस 800 फैमिलीज को सपोर्ट कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, तो इसके वजह से लीडरशिप में क्या चेंज होता है सर? लीडरशिप में चेंजेस ये होता है कि आपको 800 फैमिली है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप उनके इसमें वैल्यू में कैसा वैल्यू एडिशन कर सके। लेबर, मैं भी आज कई कॉन्फ्रेंस से जाता हूँ, वो ये जाता हूँ, आपके यहाँ पे कितने एम्प्लॉय? बोला अराउंडली 800 पीपल है। पीपल ये नहीं सोचते कि व्हाट इज योर बिजनेस। थॉट प्रोसेस और माइंडसेट ये रहता है, वाओ यू आर एम्प्लॉइंग 800 पीपल, सो ग्रेट, सो ऑसम। ये खुश के मेरे ईगो तो मेरे में काफ़ी कम है, लेकिन थोड़ा सा तो आता है। भगवान ने थैंक गॉड मुझे मेरे जरिए दिए है, मेरी अपॉर्चुनिटी दी है। मैं सबसे पहले थैंक यू देता हूँ। हालांकि भगवान ने मुझे दिया है कि बनाए, और थैंक यू। डिफिकल्ट टाइम्स में टीम्स को मोटिवेटेड रखना, कमिटेड रखना इजी काम नहीं है, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा लॉयल्टी का कल्चर कैसे बढ़ाया? मेरी सोच है कि आपदा को अवसर में कैसे बदलें। हर नेगेटिव इंसिडेंट के पीछे पॉजिटिव कुछ ना कुछ इंटेंट होता है। मेरी लाइफ में भी जहाँ जहाँ नेगेटिव हुआ, आगे जाके पॉजिटिव हुई।
सो हर नेगेटिव में पॉजिटिव कैसे उसको चेंज करना है वो इम्पोर्टेंट। आपका देखने का नजरिया है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। कई लोग बोलते हैं आधा गिलास भरा हुआ है, कोई लोग बोलते हैं आधा गिलास खाली है। मैं ये बोलता हूँ अभी तो आधा गिलास भरा हुआ है, इससे आपकी प्यास बुझ सकती है। जब भरा होएगा तब पूरे लेने भर लेंगे। सो मेरे कहने को हर आपदा को मैं अवसर में बदल देता हूँ। सो कोई भी ये आती है कि भगवान ने कुछ आपदा दी है तो डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन, क्योंकि दुनिया में मेरा एक माइंडसेट ये है कि दुनिया में ऐसी कोई चाबी नहीं बने, ताला नहीं बना जिसकी चाबी नहीं बनी है। सो आज आप देखिए मार्केट में आप जाएंगे तो आपको कोई ऐसा बिना चाबी का आप ताला नहीं लेंगे, और कोई कंपनी अगर बिना चाबी का अगर ताला बनाएंगी तो उसका माल नहीं बिकेगा। सो भगवान ने भी कोई ना कोई चाबी जरूर दी रखी है। बस ये है कि आपकी परीक्षा ले रहा है कि आप टूट जाते हैं या मजबूत हो जाते हैं। सो अगर आपदा आती रहती, इसी का नाम तो जिंदगी है। आपदा को अवसर में कैसे बदलना वो आपके हाथ में है। तो मैं हर आपदा को अवसर में लेता हूँ। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने के लिए एंकरेज करते हो क्या आप? थोड़ा बहुत करता हूँ मैं, थोड़ा बहुत करता हूँ। क्योंकि क्या होता है मालूम है, मेरा काम है कि आजकल बिजनेस का जो काम करने का तरीका है, जो काम कराने का लोगों का तरीका है, भाव से, अभाव से, दबाव से और प्रभाव से काम होता है। लोगों के पास आज की तारीख में अभाव नहीं रहा है। गवर्नमेंट काफ़ी लोगों को मेहनत अच्छा हेल्प कर रही है फाइनेंशियली वगैरह, तो लोगों के पास आजकल अभाव नहीं है। दबाव से करने का आज की तारीख में कोई काम नहीं रहा, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हो गए, अपॉर्चुनिटी हो गया। अब एक ही वे है, आप प्रभाव से काम करा सकते हैं। प्रभाव के काम कराने के लिए आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनके फायदे गिनाना पड़ेगा। वो एक ही तरह से आपके मेरे स्टाफ को स्पिरिचुअल भी बताता हूँ, और प्रभाव के यानी कि इसका मतलब है बेस्ट वे इज स्पिरिचुअल। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जब फ्यूचर लीडर्स को हायर करते वक्त कौन सी क्वालिटीज आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं? स्किल्स, एटीट्यूड, लर्निंग माइंडसेट, लॉयल्टी या इंटीग्रिटी? सभी चीज का ही है। अगर एक भी चीज रहती नहीं है तो नहीं होता है। सबसे पहले ये देखता हूँ कि क्या वो मेरी जगह ले सकता है, क्योंकि अगर वो मेरी जगह लेगा तो मैं उससे बड़ा काम कर सकता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे रुकने के लिए, आगे जाने के लिए आया हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं ये क्वालिटी दे सकता हूँ, क्या ये इसका जो जर्नी है वो गोल बेस है या नहीं है। क्या मुझे सबसे पहले ये देख सकता हूँ, उसे जो चाहिए मैं दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ, और उसे मैं ये देखता हूँ कि जो मुझे चाहिए क्या वो दे सकता है नहीं दे सकता है। तो ये सब चीज़ों का आपने कहा वो बिल्कुल सही है। स्किल, विल, परफॉर्मेंस, पोटेंशियल, माइंडसेट, सिस्टम्स, एजुकेशन, लर्निंग, ये तो रहती है, लेकिन ये देखता हूँ कि क्या वो मेरी रिप्लेस ले सकता है। क्योंकि जब वो मेरी रिप्लेस ले सकता हूँ तो मैं उसके एक स्टेप आगे जा सकता हूँ। सर, आपके हिसाब से एक बिजनेस ओनर और एक लीडर में क्या फर्क है? बिजनेस ओनर का मतलब मेरे इन टर्म्स ऑफ मनी में आ जाता है, इस नंबर में गेम आ जाता है। लीडर का मतलब हो जाता है वेल्थ में आ जाता है। लीडर का मतलब है आप इम्पैक्ट किसको कर रहे हैं, आपको टीम को आपके जो साथ कर रहे हैं उसको आप इम्पैक्ट कर पा रहे हैं, उनको वैल्यूडेशन कर पा रहे हैं, आप सोसाइटी में क्या कर पा रहे हैं, सोसाइटी में कुछ आपका इम्पैक्ट हो रहे हैं। आपकी सक्सेस आपकी मनी से नहीं गिनी जाती है, आपकी थॉट प्रोसेस है और आप सोसाइटी में क्या देते हैं उसके इम्पैक्ट के लिए जाते हैं। सो लीडर से मैं मानता हूँ कि आपको इम्पैक्ट क्या दे रहे हैं। डेफिनेटली कई लोग इंडिया में हैं कि जो मनी बहुत है लेकिन उनका लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। सो लीडर की अगर कैपेबिलिटी नहीं है सो आपका जो आपके पास है उसका कोई सेंस नहीं है। आपके लाइफ में कोई ऐसी स्टोरी है जो डीपली इम्पैक्ट किया आपको? एक स्टोरी मुझे बहुत दिल के करीब है, जैसे मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया। वो स्टोरी थी, एक कुम्हार था। वो कुम्हार जो मटके वगैरह बनाता है, वो मटके चिल्लम वगैरह बनाता है। चिल्लम यानी आज के टाइम पे, आज की जनरेशन में हुक्का वगैरह काफ़ी चलता है। सो हस्बैंड वाइफ बात कर रहे थे, आजकल हुक्का का
बहुत चलन हो रहा है, जैसे उस टाइम पे चिल्लम बोलते थे, आई थिंक्स काफ़ी बिकेगा, काफ़ी जनरेशन में चलेगा और थोड़ी कमाई भी अच्छी हो जाएगा, गुजारा भी अच्छा हो जाएगा। तो उसने चिल्लम बनाने के लिए या हुक्का बनाने के लिए अपनी रेती को उसको वो प्रिपेयर करा, उसको गूंदा, ये करा वो करा, और कराते जैसे शेप दे रहा था, उसकी वाइफ ने उसके पीछे सुनो जी, सुनते हो? हाँ क्या? अभी समर चल रहा है, क्यों ना आप पानी का मटका बनाए जिससे ठंडा पानी काफ़ी डाल सकती है। एक बार रुका कुमार रुक के सोचा, हाँ ये ख्याल तो अच्छा है, अभी गर्मियाँ हैं, लोगों की ठंडे पानी की जरूरत पड़ेगी। तो ना वही मिट्टी को वापस से गूंदा, मसला ये करा, फिर से उसने शेप चेंज करने लगा। तभी मिट्टी में से एक आवाज आई, ए कुमार, ये तूने क्या कर रहा है? तू पहले कुछ बना रहा था, अभी कुछ बना रहा है, पहले कुछ शेप दे रहा था, अभी कुछ शेप दे रहा। तो कुमार ने ये बोला कि पहले मेरा विचार बदल गया। सो अब मिट्टी में से जो बात आई मेरे दिल को छू गई, और बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तूने तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई। पहले मैं चिल्लम बनता था, हुक्का बनता था, मैं भी जलता था, लोगों को भी जलाता था। अब मुझे आपने घड़ा बना दिया, मैं भी शीतल रहूंगा और दुनिया को भी शीतल रहूंगा, मैं भी उपयोग बन जाऊंगा। ये बात मेरे दिल को बहुत छू गई। That's a really good story, sir. सर बस एक सिंपल क्वेश्चन है, फ्यूचर कैसे बना सकते हैं? फ्यूचर देखिए, मेरे फ्यूचर बनाना बोल तो फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं है। फ्यूचर एक्चुअली नहीं बनता है। कोई बोलेगा मैं फ्यूचर बना रहा हूं तो पॉसिबल नहीं है। आदमी आदत बना सकता है, आदत से फ्यूचर बनती है। फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं कि मुझे हेल्थ अच्छी करनी है, अगर वो डेली 1 घंटा एक्सरसाइज कर, 30 मिनट पहले 10 मिनट फिर 20 मिनट, अगर 30 मिनट की एक्सरसाइज करेगा एवरीडे तो आदत बन जाएगी। अगर मुझे बिलियनर बनना है तो डेली 1 घंटा 2 घंटा उसको लर्निंग देना पड़ेगा, तो वो बिलियनर बन सकता है। किसी को कम्युनिकेशन स्किल चाहिए तो डेली उसके बारे में डेली आधा घंटा 1 घंटा बोलेगा तो कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती है। आदमी आदत बना सकता है, आदत डेफिनेटली फ्यूचर बना सकती है। आपका ऐसे कोई आदत है जो दूसरों को सेंस नहीं लगता पर आपको पता है कि वो आपको बहुत हेल्प किया? मैं ट्रैवलिंग काफ़ी करता हूँ, मैं सब लोगों से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और डेफिनेटली मैंने कुछ जो मैं अनप्रोडक्टिविटी टाइम है उसमें मैं कुछ पॉजिटिव चीज़ सुनता हूँ। जैसे कि मैं वॉशरूम्स में जाता हूँ तो कोई ना कोई ब्रश करता हूँ तो एक 15-20 मिनट में कुछ ना कुछ तो भी नई नई चीज़ सीखते रहता हूँ। तो वो चीज़ मुझे जो सीखने की लगन है आधा घंटा 1 घंटा मॉर्निंग की, वो मेरी लाइफ को पूरा अच्छे से कर सकती है। सर आप बहुत घंटे ऑफिस में स्पेंड करते हो, बिजनेस के शुरू में भी और आई एम श्योर अभी भी, ये 24 आवर्स आप एनर्जेटिक कैसे रहोगे? देखिए, भगवान ने सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है 24 आवर्स में, जो मैं समझता हूँ 3 ही आदमी से वीक होता है जो इसकी एनर्जी डाउन होती है। एक फिजिकली, एक मेंटली, एक इमोशनली। आदमी को जो नीचे खींचता है, एनर्जी को जो ड्राइव करता है, वो 3 ही चीज़ करता है। अगर आदमी फिजिकली फिट नहीं है तो एनर्जी नहीं रहती है, और अगर इमोशनल रहा तो कोई कुछ बोल दिया है तो भी वो वीक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकली रहा, आपको हेल्थ इश्यू ना रहा, ये नहीं रहा, तो आपका काम करने में मन नहीं लगेगा। दूसरा, आप इमोशनली बहुत से लोग वीक होते हैं। कोई लोग आके आपको छेड़ के चले जाता है, तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, और बोल के चले जाता है, और आपके उसके बारे में आधा घंटा 1 घंटा सोचते रहते हैं, और जिसने बोला उसको मालूम ही नहीं मैंने क्या बोला है। सो आदमी इमोशनली बहुत वीक रहता है, सो वो एक रहता है। और तीसरा मेंटली, क्योंकि मेंटली आप स्ट्रांग नहीं है तो डिसीजंस नहीं ले सकते, मेंटली आप स्ट्रांग नहीं तो आपका एनर्जी डाउन होती है। सो बेस्ट वे है, मैं जो अपने इमोशनली, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट रहने के लिए मैं क्या करता हूँ कि 1 घंटा उसके लिए देता हूँ, फिजिकली के लिए 20 मिनट्स देता हूँ, फुल एक्सरसाइज करता हूँ। मुझे डांस का बहुत शौक है, या तो डांस कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, जब तक पसीना मिलता है 20 मिनट्स उसको देता हूँ। फिर इससे मेरा फिजिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सेकंड, मेरा इमोशनल का मेन रीजन आता है आपके ब्रेथ से रिलेटेड जरूर है। आपका ब्रेथ, अगर आप ब्रेथ पे अगर 20 मिनट्स फोकस करेंगे तो आप इमोशनली
फिट हो सकते हैं। स्पिरिचुअल में कहा गया है कि आपके जो भी आपके इमोशंस से रिलेटेड है, आपके ब्रेथ से रिलेटेड है। तो अगर आप 20 मिनट आपको प्राणायाम कर लेते हैं, ब्रेथ एक्सरसाइज कर लें, तो मैं गारंटी आपके पास इमोशनली आप स्ट्रांग हो सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंटली। अगर मेंटली आप टफ नहीं होंगे, मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, तो फिर आपका सक्सेस होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मेरा मेंटली स्ट्रांग होने के लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट वे। अगर आप मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हैं, आपकी पेशेंस चाहिए, आपको डिसीजन पावर इंप्रूव चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। और ये तीनों चीज़ आपके अंदर की इंप्रूव करने के लिए देते हैं। सो आप मेडिटेशन 20 मिनट्स कीजिए। तो मेरे कहने का मतलब 1 घंटा आप बॉडी को दीजिए, 1 घंटा आप बॉडी को दीजिए, 23 घंटे आपको बॉडी देगी, क्योंकि गिव एंड टेक, क्योंकि नेचर का नियम देता नहीं लौटाता है। आप 1 घंटा दीजिए अपने बॉडी को, नेचर को, आप 23 घंटे लीजिए। भगवत गीता, अष्टवक्र गीता से आपको जो स्पिरिचुअल विजडम मिला, ऐसा एक सक्सेसफुल स्टोरी है जो आप हमसे शेयर करते हैं कि जिसमें आप वो स्पिरिचुअल विजडम यूज करके डिसीजन लिया? मेरी लाइफ में सबसे बड़ा सेटबैक जो हुआ था अराउंडली 2016 में था। 2016 और 17 में हुआ था। उस टाइम में मेरे को फाइनेंशियली अबनॉर्मल लॉसेस लग गए थे। मतलब इतने ज़्यादा लॉसेस थे, मैं जीरो पे आ गया था और मेरी कैपेसिटी के बियॉन्ड हो गया था। लेकिन वो इतना बड़ा लॉस था कि मैं बेयर नहीं कर सकता था। लेकिन तब मुझे स्पिरिचुअल ने ये बताया कि भाई आपको ये लॉस प्रॉफिट तो होते रहेंगे, इम्पोर्टेंट है आपको स्टेबल रहना है। उस समय स्पिरिचुअल में ये किया कि भाई आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए तो बहुत कुछ है। सो वो मुझे जर्नी में स्पिरिचुअल में ना क्या हुआ कि मुझे पेशेंस आ गया। उस टाइम पे मुझे क्या हुआ था कि उसमें मुझे ये आ गया कि एक चीज मैंने बहुत सीखी, जब लॉस होता है ना, आदमी फ्यूचर के वरीड और पास के रिग्रेट से रहता है। लेकिन स्पिरिचुअल में मुझे ये लगा कि आपको आपके हाथ में ना तो पास्ट है ना फ्यूचर है, आपके हाथ में प्रेजेंट है। तो स्पिरिचुअल ने मुझे बताया आप प्रेजेंट में, आप यहाँ से भी आगे जा सकते हैं। तो काफ़ी हेल्प की है। स्पिरिचुअल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको प्रेजेंट पे लाता है, क्योंकि लाइफ जो आप जी रहे हैं, प्रेजेंट इज एक्चुअली प्रेजेंट, गिफ्ट इज अ प्रेजेंट। सो उसकी वजह से मुझे काफ़ी एक बूस्ट मिला, एक अच्छा ग्रोथ मिला, अच्छा मुझे आगे बढ़ने के लिए एक प्रोत्साहन स्पिरिचुअल ने मुझे दिया है। क्योंकि उस टाइम पे मुझे रियली अटैचमेंट हो गया था अष्टवक्र गीता से। अष्टवक्र गीता से भी हुआ था, विज्ञान भैरव से हुआ था। वो मुझे सिखाया कि आप प्रेजेंट में कैसे रह सकते हैं। एक्चुअली विज्ञान भैरव ने मुझे ये सिखाया था कि आपका संबंध, आपका और परमात्मा का संबंध आपके सांसों से है। जैसे आपके सांस हो गए, आप उधर हो। सो उस टाइम से मैंने क्या अपने सांस पे फोकस करना रहा। मैं जब भी मेरा दिमाग इधर उधर जाता है, ओवर थिंकिंग होता है, ये थॉट और नेगेटिव थॉट्स होता है, मैं अपने सांसों पे ध्यान देता हूँ। जैसे मैं अपने सांस पे ध्यान देता हूँ, प्रेजेंट में आ जाता हूँ। क्योंकि आदमी सांस तो प्रेजेंट में ले सकता है। और ये ज्ञान मेरे को डेफिनेटली विज्ञान भैरव से मिला। उस पॉइंट से आपको फिर से बिजनेस सब स्क्रैच से शुरू करना पड़ा। कितने साल लगे सर? 2-3 साल लगे, 2 से 3 साल लगे। लेकिन ये जरूरी हो गया, उससे मैंने सीखा बहुत। फेलियर से मुझे सीखा बहुत, क्योंकि मैं उससे मुझे ये सीखा कि मुझे क्या करना नहीं चाहिए था, और ये भी सीखा कि क्या करना चाहिए था। सो उससे मैंने डेफिनेटली थोड़ा साइडबैक था, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट मेरे को काफ़ी पॉजिटिव। एक्चुअली वो लाइफ में मुझे चाहता था कि वो घटना होए और मैं आगे बढ़ूँ। थैंक गॉड, भगवान ने दिया मुझे। सो आपको 2 साल लगे बिजनेस को फिर से स्क्रैच से शुरू करने के लिए। आपका पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप ये था कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए वो समझ में आया, मुझे क्या करना चाहिए था वो समझ में आया। मुझे ये समझ में आया कि अभी मेरा जो नॉलेज है वो लिमिटेड है। मेरा जो नॉलेज है बहुत लिमिटेड है। सो उस नॉलेज लेने के लिए मैं काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस जाना चालू किया, बाहर बिजनेस कॉन्क्लेव जाने लग गया, काफ़ी लर्निंग्स आउटसाइड से लेने लग गया। सो वो उससे मैं एक्वायर लेने लग गया। तो उससे मेरा क्या है, डिसीजन पावर बहुत ईजी हो गया।
क्योंकि क्या होता है, बेटा झूठ बोल सकता है, डाटा झूठ नहीं बोल सकता। तो मैंने पूरा डाटा कलेक्ट करना चाहा कि जिससे रिलेटेड मेरे बिजनेस। सर, आप तो डिसिप्लिन में बिलीव करते हैं, फॉलो भी करते हैं पर्सनल लाइफ में और बिजनेस में। आप कर्मा को बिलीव करते हो? डेफिनेटली। आप डिटैचमेंट पे बिलीव करते हो? जो चीज़ डेफिनेटली। हमारा नहीं है वो हमारा ये नहीं है, डेफिनेटली। वो बिजनेस में भी अप्लाई करता है सर? डेफिनेटली। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता हूँ कि भगवत गीता से मैंने ये सीखा था, गोल होना इम्पोर्टेंट है, युद्ध जीतना आपको इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर बार आपको युद्ध जीतने के लिए आप कर्म के लिए पर कॉम्प्रोमाइज मत करो। आपने एक बार आपने गोल बना दिया, वो ठीक है, लेकिन आपका फोकस मेन रहना चाहिए, प्रोसेस पे रहना चाहिए, कर्मा पे रहना चाहिए। और आपको ये ध्यान देना चाहिए कि मेरे जो कर्मा कर रहा हूँ वो मेरे गोल के रिलेटेड है या नहीं। सो अगर आपके रिलेटेड से जो भी कर्मा आप कीजिए, सो मेरा यही कहने का मतलब है कर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका टूवर्ड्स आपके गोल है तो, ये मैंने भगवत गीता से सीखा था। गोल आपको डिसाइड करने में कम से कम 1 सेकंड बोलती है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट लगती है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए आपको घंटे, महीने, साल, सदी लग जाते हैं। सर, अभी इस दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एआई बढ़ रहा है। इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग योरसेल्फ, यू आर डिग्रेडिंग योरसेल्फ। आप खुद हर साल कैसे अपग्रेड करते हो, जिसको आप इस फास्ट पेस जनरेशन में टॉलरेट कर सको, आप पर्सनली और बिजनेस में? मेरा मानना, बेहतर नहीं हो रहे तो बदतर हो रहे हैं, क्योंकि आप समय के साथ नहीं बदलेंगे और समय ने आपको बदलिया तो बहुत तकलीफ होती है। आपका कहना बिल्कुल सही था कि कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बिजनेस का स्टाइल चेंज हो रहा है। सो डेफिनेटली अगर आपको समय के हिसाब से नहीं बदले, अपने आप को एवरीडे अपग्रेड नहीं कर रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि कल से मेरा आज बेहतर होना चाहिए और आज से मेरा आने वाला कल बेहतर होना चाहिए। सो अपने आप को मैं नॉलेज में, मार्केट में क्या हो रहा है, ग्लोबलाइज क्या हो रहा है, और नए स्किल, नई ट्रेनिंग क्या आ रहा है, नया सिस्टम्स क्या आ रहा है, नया ट्रेनिंग क्या हो रहा है, तो अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। मैं तो चाहता हूँ कि डेली अपग्रेड नहीं करूँ, अपना हर मोमेंट टू मोमेंट अपने आप को अपग्रेड करूँ, क्योंकि मेरा हर मोमेंट पिछले वाले से बेहतर होना चाहिए। क्योंकि क्या है, समय, दुनिया इतनी फास्ट चेंज हो रही है, ग्लोबलाइज इतना चेंज हो रहा है। जो बिजनेस को पहले, जैसे मैं जब बचपन में था, एक दुकान 50 साल से चल रही तो चल रही है, अभी टाइम आया फिर 2 जनरेशन 3 जनरेशन तक एक ही बिजनेस आदमी चल रहा है। अभी ट्रेडिशनल बिजनेस खत्म हो चुका है। अभी हर सिस्टम इतने फास्ट हो चुका है कि कोई बिजनेस की लाइफ 5 साल है, 10 साल है, नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, नया प्लेटफॉर्म आ रहा है, नए हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपने आप को अपग्रेड करना ही चाहिए। आपका फेवरेट बुक या मेंटर कोई है जिसने आपका एंटरप्रेन्योर बिजनेस जर्नी पर बहुत इम्पैक्ट डाला है? काफ़ी है। मैं काफ़ी सेशन विवेक बिंद्रा जी के भी सुने हैं मैंने, उज्जवल पाटनी के भी सीखे हैं, बहुत कुछ, सोनू शर्मा जी है, बजाज जी है, इन सबको सुनते रहता हूँ मैं। उनसे भी काफ़ी मेरे को, क्योंकि ये जो बताते हैं वो प्रेजेंट के बारे में बताते हैं। एजुकेशन जो सिस्टम है वो पास्ट के बारे में बताता है, और ये जो लोग हैं ना वो प्रेजेंट के बारे में बताते हैं। आई एम थैंकफुल टू ऑल दिस पीपल्स। वैसे कोई बुक है जो आप रेकमेंड कर सकते हो एंटरप्रेन्योर्स के लिए? बुक्स काफ़ी है, रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर आपकी रीडिंग हैबिट और लिसनिंग हैबिट अच्छी रहेगी, जिन्होंने कम से कम 500 लोगों के साथ मिलके पूरी समराइज करके आपको परोसा है, अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो बहुत, मुझे जीवन में तो बहुत इफेक्ट होती है। आजकल मैं नया सिस्टम अप्लाई कर लिया हूँ। आपका जो लास्ट थॉट्स, आप जब सोते हैं ना, आपका जो लास्ट थॉट्स आता है ना, वो कंटिन्यू आपके माइंड में चलता है। सो मैं कोई ना कोई बुक्स को नहीं अपने मोबाइल पे चालू रख के सो जाता हूँ, सुनते 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 मैं सो जाता हूँ। तो मेरा माइंड नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड मेरा वो थॉट्स को प्रोसेस करते रहता है। मुझे कॉन्शियसली मालूम नहीं होता है, लेकिन सबकॉन्शियस मेरे माइंड को ट्रेन करते रहता है। सो डेफिनेटली बहुत सी ऐसे किताबें हैं मेरे, रिच साइकोलॉजी ऑफ मनी है, हैबिट्स है, हर एक के बारे में। सो
मैंने एक्चुअली क्या है, सबकॉन्शियस को माइंड को जितना मैं ट्रेन करूंगा उतनी मेरी लाइफ सक्सेस होगी। मोस्ट ऑफ द अपन जो वर्क करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से ही करते हैं। कॉन्शियसली तो बहुत 5-10% करते हैं। 90% आदमी को जो लाइफ ड्राइव करती है वो सबकॉन्शियस माइंड ही ड्राइव करती है। आप हर हफ्ते इंटेंशनली लर्निंग के लिए कितना टाइम डेडिकेट करते हो सर? हर दिन में 1 घंटा तो देता हूँ, मिनिमम 1 डे तो देता हूँ। दूसरी बात क्या है, मैं भी पहले क्या देता था, अभी मैं चाहता हूँ कि हर घंटा दूं, फिर हर मोमेंट दूं। जिस टाइम पे मैं हर मोमेंट लर्निंग पे आ जाऊंगा, डेफिनेटली मेरा ग्रोथ 10x हो जाएगा। आज के यंग एंटरप्रेन्योर्स सक्सेस को ना बहुत फास्ट चाहते हैं, तो आप 25 ईयर्स से बिजनेस में हो, आप उन्हें पेशेंस और लर्निंग कर्व, कॉन्टिन्यूस लर्निंग के बारे में कुछ एडवाइस देना चाहते हो? सबसे पहले क्या है, एंटरप्राइजेस में, न्यू एंटरप्राइजेस में, नए यंग जनरेशन में है, इच्छाएं बहुत है, एम्बिशंस बहुत है, इरादा नहीं है। इच्छा आज ये हुई, कल दूसरी चेंज, परसों दूसरी चेंज, तीसरी एक चौथी, मतलब इच्छाएं बदलती रहती है। इच्छाएं से आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी, आपके इरादे से होगी। इरादा का मतलब मेरे क्या है, एक ही गोल रखो और उसके अंत किसका मतलब वो चाहिए ही चाहिए, चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए। जब तक मैं अचीव नहीं करूंगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सो आप इच्छाएं मत रखिए, आप इरादा रखिए। डेफिनेटली आपको आगे आपका इरादा ही लेके जाएगा। आपको सक्सेस नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। आपका विवरिंग माइंड आपको अनसक्सेस करता है। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंटरप्राइजेस को मैं बोलना चाहूंगा, जो लाइफ में मैंने भी सीखा है, आदमी रॉन्ग डिसीजन से अनसक्सेस नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल डिसीजन नहीं लेने से अनसक्सेस होता है। मैंने भी अपनी लाइफ में देखा हूँ, या आप भी अपनी लाइफ में देखिए, मैंने ये डिसीजन ले लिया तो ये होता था, मैं ये डिसीजन ले लिया तो मैं आज यहाँ होता था, ये डिसीजन ले लिया तो मैं यहाँ लेता था। कई बिजनेसमैन को बोलते हैं मैं ये प्रॉपर्टी का डिसीजन ले लिए तो मुझे ये प्रॉपर्टी लेता था तो इतनी वैल्यू हो गई, ये डिसीजन लेता तो ये वैल्यू हो जाता। सो कहने का मतलब है आप डिसीजन लीजिए, रॉन्ग राइट आप बाद में कीजिए। आप फेल होंगे तो ज्यादा क्या होगा, या तो आप सीखते हैं या फिर आप जीतते हैं। सर, सीनियर बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स जो ट्रेडिशनल बिजनेस मेथड्स को फॉलो करके बिजनेस शुरू किया, और आजकल का जेन ज़ी एंटरप्रेन्योर्स, उनमें कुछ फर्क है? बहुत है। ओल्ड साइड माइंडसेट जब पुराने वाले थे, उनका माइंडसेट था कि वो फ्यूचर में जीते थे, कितना सेविंग में करूं, मैं कल में कैसे फ्यूचर में बच्चों को कैसे दूं, अपने पोता पोती को कैसे करूं, फ्यूचर कैसे सिक्योर करूं। आज का जेंजी का आज में कैसे जीऊं, ये मोमेंट में कैसा है, मेरे ये मोमेंट है तो ये। पहले सेविंग का नेचर था, अभी एक्सपेंडिचर का नेचर है। पहले 24 आवर्स का नेचर था, अभी 9 to 5 का कल्चर है। सो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहेगा। आप बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट इज एक्चुअली माइंड मैनेजमेंट, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? देखिए, पीएम से पीओन तक एक ही सही समय है। पीएम के पास भी 24 घंटे है और उनके यहाँ भी काम करने वाले पीओन के पास भी 24 आवर्स है। द डिफरेंस इज बिटवीन माइंड मैनेजमेंट। हाँ, इसमें माइंड मैनेजमेंट यानी कि आपका प्रेफरेंसेस किसको दें आप। फॉर एग्जाम्पल, एक बोलता है पार्टी चले, एक बोलता है चलो एक स्पिरिचुअल नॉलेज पे जाके 3 दिन माइंड, एक बोलता है बॉडी को डांस करे, एक बोलता है माइंड को अपनी डिटैक्स करे, मेडिटेशन में जाए। सो आपको प्रेफरेंसेस किसको देना है। एक बोलता है कि भाई मैं मूवी में चले जाए, एक बोलता है मैं 1 घंटा कुछ ना कुछ लर्निंग कर लूँ। सो इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका माइंड मैनेजमेंट और प्रेफरेंसेस कैसे दे रखें। सो आपको माइंड मैनेजमेंट होगा तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप ही हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप देखिए, सक्सेस यानी कि आपने अपने आप को, माइंड को जीत लिया, आपने दुनिया जीत ली। कई लोग बोलते हैं मेरे पास समय 24 घंटे, गोल 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 गोल, प्रोडक्टिविटी 2 मिनट 1 घंटा 2 घंटा काम करते हैं और 22-23 घंटे गपशप करते रहते हैं और फिर बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। एक्चुअली उनके पास टाइम नहीं है।
सो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर माइंड अगर प्रॉपर वे से ट्रेन करें, सबकॉन्शियस माइंड को आप ट्रेन करें, आपके पास टाइम ही टाइम है। आजकल डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा है सर, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, इंटरनेट। आप अपने फोकस कैसे प्रोटेक्ट करते हैं इससे? देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, हर चीज के प्लस भी है माइनस भी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए यूट्यूब वरदान है क्योंकि मुझे सीखने को मिला। कई लोगों के लिए ये टाइम वेस्ट का भी टाइम हो सकता है, कोई मूवीज देखता है, कोई कुछ क्योंकि ये आपके ऊपर है कि वो आप उसको कैसे लेते हैं। हर चीज, हर प्रोडक्ट आपके पास इस दुनिया में अवेलेबल है, आपको उसको कैसे लेते हैं, डिस्ट्रक्शन में लेते हैं या आपके अपग्रेडेशन में लेते हैं या आपको नॉलेज में लेते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं यूट्यूब बाकी वगैरह यूज़ करता हूँ अपने नॉलेज लेने के लिए, कुछ स्किल्स सीखने के लिए। कई लोग लेते हैं उसको ये करने के लिए। और अल्टीमेटली मैंने आपको बोला था, पहले ही बताया था कि आपको माइंड मैनेजमेंट करना है डिस्ट्रक्शन के लिए। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपके हैबिट में भी फिर मैं ये दूंगा कि मैं अपने 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं देखूंगा। या फिर आप ऐसे, मेरे जापानी सिस्टम में देखा था डोमुको पोमुक्रे, 45 मिनट्स मैंने हार्ड वर्क करूंगा या 50 मिनट्स हार्ड वर्क करूंगा, ओनली 10 मिनट देखूंगा। 10 मिनट तब देखूंगा जब मेरा 45 मिनट्स प्रोडक्टिविटी टाइम हो गया। बैलेंस दोनों करना है, लेकिन किसको प्रेफरेंस देना है वो इम्पोर्टेंट है। सो मैं अब मेरे ये है कि मैं उसको पॉजिटिव कैसे लूँ। सोशल मीडिया को, सोशल मीडिया के थ्रू कई मार्केटिंग भी होती है, हर तरह का ही हो जाता। आज आप और हम मिल रहे हैं, उसका मेन रीज़न ये सोशल मीडिया है। मेरी बातें पूरी दुनिया तक पहुंच रही है, सब लोगों तक पहुंच रही है। मेरे में क्या कैपेबिलिटी, मेरे में क्या एबिलिटी, मेरा माइंडसेट क्या है, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है और मेरी जर्नी क्या है, उस प्लेटफॉर्म से ही पहुंच रही है लोगों के पास। सो डिपेंड करता है कि आप कैसा यूज़ करते हैं उसको। सर जब मल्टीपल बिजनेसेस हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो और फैमिली भी हैंडल करना है तो आपका टॉप प्रायोरिटी हर टाइम क्या थी? बैलेंस। मैं ये देता हूँ कि स्पिरिचुअल 33%, सोशल 33% और बिजनेस 33%। अगर आप तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो आप इजी हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है मालूम है, आपको स्पिरिचुअल से ये समझ में आता है कि आपको इंपॉर्टेंस किसको देना है। 9 to 6 आपको बिजनेस में देना है, 6 to 10 आपको फैमिली को देना है, मॉर्निंग 6 to 10 आपको अपने आप को देना है। सो बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट। कोई चीज हद से ज्यादा हो जाती है वो बेकार हो जाती है, और हद से ज्यादा कम हो जाती है वो उसका कोई यूज ही मतलब नहीं रहता है। आपका इस दिन से 10 साल तक 2035 में आपका विजन क्या है? मेरा स्टार्टिंग से विजन रहा है कि मैं यहाँ पर्पस क्या आया हूँ, ये थॉट प्रोसेस। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि वाई भगवान ने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा, व्हाट इज द पर्पस। सो मैंने ये सोचा तो मेरा विजन और मिशन ये था कि कम से कम मैं सोसाइटी में कम से कम 5000 फैमिली को इम्पैक्ट करूँ, एम्प्लॉयमेंट दूँ। ये मेरा मिशन 2035 तक का है, ताकि मैं कुछ न कुछ सोसाइटी को दे सकूं जो मुझसे बन सका। जिसने, अगर देने वाला मैं नहीं हूँ, देने वाला भगवान है, कम से कम मुझे सोर्स बना है। जैसे 2035 तक कम से कम मेरी फैमिली मेंबर में 5000 पीपल रहे। ये मेरा विश है, इच्छा है, मेरा पर्पस है, सॉल है, सब कुछ है। ये मेरा इसका आपके पास रोड मैप है अभी? हाँ, रोड मैप है मेरे पास। इसका रोड मैप ये है कि आपको पिछले 8-10 साल में कैसे जाना है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज अभी बहुत डिफिकल्ट टाइम से चल रही है इंडिया में। टेक्सटाइल मेरे स्पिनिंग का बिजनेस है, जाके काफ़ी लेबर ओरिएंटेड है। इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा जो लेबर लगते हैं वो टेक्सटाइल में लगते हैं। सो लेबर ओरिएंटेड बिजनेस है। तो मैं भी पहले तो ये सोच रहा था कि मैं खुद अपनी कंपनी बनाऊं, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूं, ये करूं। लेकिन मुझे ये लगा कि भाई जो 10-20 साल में उसको 3 साल 5 साल में कैसे करूं। सो यहाँ पे कई इंडस्ट्री सिक हो चुकी है, जहाँ पे एक अगर इंडस्ट्रीज बंद होती है तो एक ओनर का नुकसान नहीं होता, इसमें एक नुकसान होता है कम से कम 500 से 500 से 600 एम्प्लॉयमेंट का।
गवर्नमेंट का, रेवेन्यू का। सो मैं चाहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री जो कैपिटल इंसेंटिव बहुत है हिंदुस्तान में भी राइट नाउ मोर देन 35-40% इंडस्ट्रीज क्लोज है टेक्सटाइल की। मैं चाहता हूँ कि इनके साथ जाके कोलैबोरेशन करूँ, जो मेरी स्किल है, विल है, जैसे कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे स्पिनिंग में क्या है, मैं 5 चीज़ में मास्टरी हूँ: मैन, मशीनरी, मटेरियल, मनी और मैनेजमेंट। इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अगर जो कोई कर पाता है वो इंडस्ट्री सक्सेस हो सकती है। सो इसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च और R&D की है। सो मैं ये चाहता हूँ कि जो क्लोज इंडस्ट्रीज हो चुकी है उनको मैं हायर करूँ या उनके साथ कोलैबोरेशन करूँ और उसको वापस से रिवाइव करूँ, ताकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सके और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आ सके। सो उससे मेरा क्या हो जाएगा कि जो मेरा प्रोसेस था, मैंने 2035 जो सोच रखा था, तो उससे पहले भी मैं कर सकता हूँ। क्योंकि क्या होना चाहिए कि विन विन सिचुएशन होना चाहिए। सो विन विन सिचुएशन का अंदर कोई इंडस्ट्री चालू होती तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता इन टर्म ऑफ फॉर्म ऑफ सेल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और लेबर के ऊपर इम्पैक्ट करता। अगर लेबर को सैलरी जाती है तो वो सैलरी से सोसाइटी के अंदर वो दूध खरीदता है, कपड़े खरीदता है, ये खरीदता है, तो उसके भरोसे पे भी और काफ़ी लोगों का भी रोजगार चलता है। सो ये मेरा रोड मैप है कि कम से कम 5000 ये लो। सर, रेवेन्यू के बियॉन्ड विक्रांत कुमार खेतन के नाम एक लेगेसी के फॉर्म में, एक ब्रांड के फॉर्म में आप कैसा देखना चाहते हैं? डेथ इज फिक्स, दिस डेथ इज अल्टीमेटली ट्रूथ। इसको कोई नकार नहीं सकते, आप ही कर सकते हैं। मुझे डेथ के बाद मुझे लोग एक अच्छे इंसान के रूप में याद करें, ताकि मैं लोगों की ज़िंदगी में कुछ प्रभाव डाल सकूं। तो ये मेरी विश है, क्योंकि मेरे पास जो रह जाएगी ऊपर जाने के बाद, मेरा नाम ही और मेरा काम ही याद रखे मुझसे। सर, अभी आप थोड़ा रैपिड फायर क्वेश्चंस करेंगे। सक्सेस को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड। ग्रोइंग माइंडसेट। एक हैबिट जो हर एंटरप्रेन्योर को इमीडिएटली बिल्ड करनी चाहिए। लर्निंग। एक मिस्टेक जो यंग फाउंडर्स अवॉइड करना चाहिए। नॉट टेकिंग डिसीजन। एक क्वालिटी जो आप हर लीडर में देखना चाहेंगे। सक्सेस की भूख। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्पीड, स्टेबिलिटी या सिस्टम? माइंडसेट। आपके लाइफ का एक गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? लर्न एवरी मोमेंट। अभी इंडिया के हजारों एंटरप्रेन्योर छोटे शहरों से आ रहे हैं, बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, और कभी कभी खुद पर कॉन्फिडेंस भी कम होता है। आपका बस एक एडवाइस उन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करने के लिए। मैं जो मुझे सक्सेस हुआ वो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो आप समय के हिसाब से बदलिए, लर्निंग की भूख रखिए, आपकी जिद होना चाहिए, अब डेफिनेटली आपके पास सक्सेस हो जाएगी। Vikrant ji, thank you so much for sharing your journey with such honesty, depth, and clarity. Your story is not just about business numbers, it is about courage, values, mindset, learning, spirituality, and responsibility. आपकी जर्नी हमें रिमाइंड करती है कि अगर माइंडसेट स्ट्रांग हो, विजन्स क्लियर हो और लर्निंग कभी स्टॉप ना हो, तो हम्बल बिगिनिंग भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस में ट्रांसफर हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी इंस्टेंट क्वेश्चन पूछे, जो मुझसे बन सका, जो मेरे दिमाग में आ सका, मैंने उसका जवाब दिया। Thank you so much. Thank you for being a part of Money Moves, powered by the Indian Council for Entrepreneurship and Innovation. Thank you. I'm honored. And to all our viewers, remember that success is about building yourself, building people, and building something that creates impact. This is Money Moves, where we decode the real mindset behind the business success. See you next episode.